फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको ख़त्म करते हैं, फिर हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड फ्रॉम 1950 टू 1990 मेनली फोकस हमारा था। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन उस टाइम पर हमारा फोकस था कि हम लोग अपना इम्पोर्ट का जो बिल है वो थोड़ा कम कर पाएँ। एक्सपोर्ट करने के लिए तो ऐसा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ थी नहीं कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कुछ कर पाते, लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि जितना हमारा इम्पोर्ट हो रहा है उसको कम करके जितनी चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा सकती है और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं लोग उनको प्रेफर करें, ना कि बाहर के गुड्स को। तो उसके लिए कुछ प्रयास किए गए थे, वो डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स all imports and exports to and from India. India entered in planned development era in 1950s, and at that time import substitution was a major element of India's trade and industrial policy. In 1950, India's share in the total world trade was 1.78%. 1.78% ही शेयर था इंडिया का टोटल फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए इन वाइटल सेक्टर्स इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। In the first 7 plans, trade was characterized by an inward-looking trade strategy. Inward-looking का मतलब होता है अपने यहाँ देखें कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो खुद बनाए वो चीज़, इसको बोला जाता है inward-looking. Technically, this strategy is called import substitution. Import substitution refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. For example, instead of importing vehicles made in foreign country, domestic industries would be encouraged to produce them in India itself. कि इंडिया में ही वो गुड्स को बनाएं और इंडिया में ही बने हुए व्हीकल्स को लोग परचेज करें। The basic aim of the policy was to protect domestic industries from foreign competition. उनको फॉरेन कंपटीशन मिलता था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, और हम लोग इतने मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज इतने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उस तरीके की मशीनें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो उनसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। अब उनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो, ये तो हो गया कि मना करना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं, हम लोग यहीं के गुड्स को परचेज करेंगे, बाहर के नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ कहने की बात हुई, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक लोग ये चीज़ मानने वाले नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए। गवर्नमेंट ने एक तो टैरिफ लगाया और एक कोटा लगाया। टैरिफ और कोटा, टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स लगा देना, जो इम्पोर्ट होते हैं गुड्स उन पर टैक्स लगा दो, तो इम्पोर्टेड गुड्स महंगे लगेंगे। जब वो महंगे लगेंगे तो कुछ लोग हो सकता है इम्पोर्टेड गुड्स को छोड़कर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की तरफ जाए। दूसरा, कोटा लगा दिया जाए। कोटा का मतलब होता है एक लिमिट लगा दी जाए कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता एक बार में। समझ में आ गया? तो ये कुछ एक्शंस लिए थे गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही प्रोटेक्ट करना ऐसा नहीं। इंडिया का बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है ऐसे, अगर हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो, और फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। जो पेट्रोल वगैरह आता है बाहर से, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ये रिज़र्व अगर कम हो जाएंगे तो हमें बाहर से फिर से डॉलर वगैरह लेना पड़ेगा, तो उसके लिए इंडिया की वेल्थ लगेगी। ठीक है, तो ये नुकसान भी होता है अगर हम ज़्यादा इम्पोर्ट पर बेस्ड हो जाते हैं। तो द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स: सेविंग्स ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। Protection from import through tariff and quotas. Government made use of 2 ways to protect goods produced in India from imports. Tariffs.
tariff referred to taxes levied on imported goods. The basic aim of imposing heavy duty on imported goods was to make them more expensive and discourage their use. Quotas. Quota refer to fixing the maximum limit on the import of a commodity by the domestic producer. The tariff on imported goods and fixation of quotas helped in restricting the level of import. As a result, the domestic firms could expand without fear of competition from the foreign market. ठीक है, समझ में आ गया। तो टैरिफ और कोटास ये मेजर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे ज़्यादा इंपोर्ट को रोकने के लिए। रीज़न फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये वही बात रिपीट हो रही है फिर। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन is based on the notion that industries of developing countries like India, हम developing हैं, developed नहीं, are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. With protection, they will be able to compete in the due course of time. आ गया समझ में? Restriction on imports was necessary as there was a risk of drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. ठीक है, तो ये थे रीज़न फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसमें लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1990। मतलब जो भी स्टेप्स लिए गए इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए 1950 से 1990 में, तो उनको एक समराइज़ करके लिखना है कि क्या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि 40 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। तो आखिरी में आते आते क्या उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला या नहीं मिला। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, वो डिस्कस करते हैं वो क्या क्या थे। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ गया। पहले ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका होता था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% इन 1950 टू 1951 टू 24.6% इन 1990-91। This rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development. The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is also admirable. समझ में आ गया? तो ये 6% एनुअल ग्रोथ चल रहा था इंडस्ट्रीज में, जो ग्रोथ रेट था वो 6% था, और जीडीपी में जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो 11.8 से आकर 24.6 तक पहुंच गया था। Indian industry was no longer restricted to cotton, textiles and jute. It also included engineering goods. Engineering goods का मतलब क्या हो गया? मशीनें वगैरह। And a wide range of consumer goods. Consumer goods कौन से हो गए? Consumer goods मतलब हो गए कपड़े वगैरह। The industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. The promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मतलब अंदर फर्म्स खुल गई, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इसीलिए खुली क्योंकि उन्होंने जो टर्नओवर की लिमिट थी वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 1 करोड़ तक की नेट एसेट्स की, सॉरी। तो नेट एसेट्स की जो लिमिट थी वो 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दी थी कि इतने भी नेट एसेट्स किसी के पास होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम वो जो जितने भी बेनिफिट्स हैं तब भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। जो भी उनको इंसेंटिव मिले गवर्नमेंट के द्वारा उसका फ़ायदा सीधा उनको पहुंचा। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हेल्प्ड इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। इट प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sector, which otherwise could not have been developed. जब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई टैरिफ और कोटा की, तब जाकर ये इंडस्ट्री ग्रो करी, वरना शायद ये ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि हमेशा इंपोर्टेड गुड्स क्वालिटी वाइज बेटर ही होते हैं। इस वजह से वो ही चलते रहते और इंडिया में कभी भी ये वाली इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाती जब तक लिमिट नहीं लगा देते तब तक। However, this protection had 2 drawbacks, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हुए। Inward looking trade strategy. Our policies were inward oriented and so we failed to develop a strong export sector. हमने कहा था कि हम जो चीज़ बाहर से मंगवाते हैं
उनको बंद कर दें। लेकिन हम लोगों ने के पास इतना सरप्लस नहीं था और ना इतनी क्वालिटी थी कि हम ये सामान को बाहर भी बेच सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। इंपोर्ट कम करना तो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसी को बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग। लैक ऑफ कंपटीशन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods, and it forced the Indian consumers to purchase whatever is produced by them. कंपटीशन नहीं था तो ज़बरदस्ती थी, जो वो बना रहे हैं वही परचेज करना पड़ेगा, जैसी मर्जी क्वालिटी हो। तो उनके अंदर भी एक लेथार्जिक हो जाता है बंदा जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उनको पता हमारे पास कोई कंपटीशन तो है नहीं, हम जैसा बनाएंगे बिक ही जाएगा सामान। तो The domestic industry failed to achieve international standards of product quality क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। फिफ्थ पॉइंट, licensing policy helped the government to monitor and control the industrial production. However, excessive regulation by the government created two difficulties. इससे दो दिक्कतें हो गई। Misuse, it was misused by the industrial houses. Some big industrialists would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms. जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको तो आसानी से, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाते थे जल्दी जल्दी, तो उनको तो लाइसेंस मिल जाता था। अब जिसको लाइसेंस मिल गया ऑब्वियसली वही बना पाएगा, तो बाकी फर्म्स उसमें नहीं आ पाती थी क्योंकि पहले से ही लाइसेंस किसी और को मिल चुका होता था। तो इसका मिस यूज़ होता था, इससे कॉम्पिटिशन ख़त्म होता था। टाइम कंज्यूमिंग, the cumbersome and complex procedure for obtaining license was very time consuming. A lot of time was spent by industrialists in trying to obtain a license. Last है public sector. Public sector मतलब government owned companies made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. However, the public sector continued to monopolize that too inefficiently in certain non-essential areas. अभी भी बहुत सारे नॉन असेंशियल एरियाज़ में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर होना, जिसमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी। जैसे होटल इंडस्ट्री, उस टाइम पे होटल में भी गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। अब होटल में तो प्राइवेट सेक्टर ही होना चाहिए। होटल को इतना एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं कि उस अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोगों का वेलफेयर कैसे होगा। ठीक है, तो ये नुकसान होता था कि नॉन असेंशियल आइटम्स में भी गवर्नमेंट ही थी और इस वजह से ना कोई कंपटीशन हो पाता था और ना कोई क्वालिटी मिल पाती थी। इन सर्टेन नॉन असेंशियल एरियाज विच कुड बी वेल हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मॉडर्न ब्रेड, तो इन सब में भी गवर्नमेंट ही थी। धीरे धीरे करके वो ख़त्म हुआ। एज अ रिजल्ट, प्रीशियस फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर चैनलाइज्ड इनटू एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड हैव बीन इजीली एंगेज्ड। तो जो गवर्नमेंट कमाती थी टैक्स वगैरह से, वो सारा तो इन कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, कंपनी को चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, इन सब में ही चला जाता था। तो गवर्नमेंट कुछ नए ग्रोथ कैसे कर पाएगी, कैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगी जब सारा पैसा इन चीज़ों में ही खर्च हो जाता था। Many public sector firms also incurred huge losses but continued to function because of difficulty in closing a government undertaking. फिर बहुत सारे PSUs लॉस में चले गए, लेकिन फिर भी चलते रहने पड़े क्योंकि पब्लिक वेलफेयर ज़रूरी था। इस वजह से किसी प्राइवेट को वहाँ पर आने नहीं दिया गया। The monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to strategic areas. सिर्फ स्ट्रेटेजिक एरियाज में होना चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत है, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इन सब में। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास देखो, ये बुक में ही कब की बात कर रहे हैं हम, 1950 टू 1990। तब लोग क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। और अब जाकर लॉकडाउन में जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कई चीज़ों की घोषणा की थी, उसमें अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में PSUs को ख़त्म कर देंगे, अब वो सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे।
अब जाकर कहा है 2020 में, और हम ये कब का पढ़ रहे हैं, 1950 to 1990 का। The role of public sector should be limited to strategic areas like national defense, and private sector should be given the opportunity for other non-essential areas। बात समझ में आ गई? ये लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, ये रीड कर लेना आप। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में